अनरियलाइज रेंट में क्या बताए थे कि ये म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ माइनस हो जाता है। तो इसका आपको एक ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड बना लिया अपन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू। इसमें भी केवल एनुअल वैल्यू बस निकालना है। म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट भी दिया है, एक्चुअल रेंट भी दिया है, बिल्डिंग रिमेन वैकेंट, अच्छा खाली भी है 2 महीना, इसमें आपका सब कवर हो जाएगा। वैकेंसी वाला भी है, अनरियलाइज रेंट भी है, दोनों कवर हो जाएगा। बिल्डिंग वैकेंट फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने खाली रही बिल्डिंग, और अनरियलाइज रेंट 50,000। कंडीशन ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, आपको बताया था ना कि इसमें रूल 4 सेटिस्फाइड करो तभी ये मिलता है। रूल 4 क्या है ये अपन रीड किए थे अभी, है ना, ये देखो ये अपन रीड किए थे। पूरी कानूनी कार्रवाई हो चुकी हो, वास्तविक किराएदारी हो, हमारे और किसी प्रॉपर्टी पे उसका कब्जा ना हो। उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर 25,000, टेनेंट 25,000, मतलब किराएदार ने आधा पे किया है 25,000 और आधा म्युनिसिपल टैक्स ओनर ने पे किया है। कौन सा माइनस करेंगे, दोनों या टेनेंट वाला या ओनर वाला? तो ओनली ओनर वाला था। ओनली ओनर वाला, क्योंकि ओनर पे करेगा, मकान मालिक पे करेगा तभी उसका डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसको अब बना लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपको भेज चुके हैं, आप लोगों ने प्रिंट आउट करवा लिया होगा, नहीं करवाए होंगे तो इसके नोट्स और क्वेश्चन दोनों प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हेडिंग डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। एग्जाम में आपको इसका कॉलम सब पूरा लाइन वाइन सब बनाना पड़ता है। तो अपन अभी इसमें सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो दोनों में ज्यादा। फेयर रेंट का मतलब किसी को डाउट तो नहीं है कि फेयर रेंट क्या होता है? फेयर रेंट मतलब कि उस एरिया में उस टाइप के मकान को कितना रुपए किराए में दिया गया है, या उस टाइप के मकान का कितना रुपए किराया चल रहा है, कोई उसका फेयर रेंट कहलाता है। और म्युनिसिपल वैल्यू तो म्युनिसिपलिटी करती है, म्युनिसिपल टैक्स लगाने के लिए म्युनिसिपलिटी म्युनिसिपल वैल्यू डिटरमाइन करती है। कितना दिया है इसमें म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में? 4 लाख से। और फेयर रेंट 3,60,000। 3,60,000 ज्यादा होगा। 4 लाख और 3,60,000, जो दोनों में ज्यादा, विच एवर इज हायर। कौन ज्यादा दोनों में? 4 लाख। फिर अब इसको किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड रेंट से, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4,50,000। 4,50,000, 4,50,000। अब इसमें से कौन सा लेंगे, तपस जी मालूम है, कम वाला कि ज्यादा वाला? बिल्कुल सही, विच एवर इज लेस, तो दोनों में कम हो। कौन कम है, 4 लाख और 4.5 लाख में? 4 लाख रुपए कम है, ये 4 लाख रुपए आ गया, विच एवर इज लेस। फिर अभी और कंपेयर करना है ना एक्चुअल रेंट से। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से।
एक्चुअल रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो 50,000 पर मंथ। 50,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने का 6 लाख। सर 2 इसमें महीने खाली भी रहे हैं सर ये। खाली वाले का तो बाद में माइनस होता है, देखो फॉर्मेट में ये बताए थे ना फॉर्मेट, ये देखो खाली वाला का, ये देखो पहले पूरे 12 महीने का लेते हैं अपन, फिर खाली का ये देखो नीचे माइनस कर देते हैं। लॉस पहले कंपेयर करने के लिए देखो 12 महीने का लिया अपन ऊपर में, ये देखिए नोट्स में, उसके बाद फिर नीचे माइनस होगा अलग से लॉस ऑफ एक्चुअल रेंट और वैकेंसी पीरियड, बाद में माइनस होगा नीचे। तो कितने महीने खाली रहा है वो बाद में लेंगे अपन। एक्चुअल रेंट, अब बताओ दोनों में कौन ज्यादा है? विच एवरेज हायर? 6 लाख। विच एवरेज हायर? 6 लाख। ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ऊपर में लिखते हैं रुपीस, ये आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब माइनस, ये देखिए फॉर्मेट में जो लिखे ना अपन, उसके बाद लॉस ऑफ एक्चुअल रेंट और वैकेंसी पीरियड, लॉस ऑफ एक्चुअल रेंट और वैकेंसी पीरियड, लॉस ऑफ एक्चुअल रेंट और वैकेंसी पीरियड। कितने महीने खाली रहा मकान? 2 मंथ सर। 2 महीने। 1 महीने का 50,000, 2 महीने का हो गया 1 लाख। ये 1 लाख रुपए माइनस करना है अपने को, कितना बचेगा माइनस करने में? 5 लाख, 5 लाख। 5 लाख क्या आ गया? इसको अभी कुछ नहीं बोलना है, 1 मिनट है ना, 1 मिनट पर एक साथ माइनस कर देते हैं ना, बार बार अलग अलग माइनस करने की जरूरत नहीं। ये 1 लाख, और एक चीज क्या था? अनरियलाइज रेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डूबत किराया, अनरियलाइज रेंट, वो भी माइनस करेंगे। कितना है डूबत किराया? देखिए क्वेश्चन में 50,000। 50,000, 50,000 रुपये डूबत किराया। ये दोनों एक साथ माइनस कर दो, अब जो आएगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं। कितना आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू? 4,50,000। जी सर। 4,500,000। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो 6 लाख है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो पहले ही निकल गया 6 लाख। अब एक्चुअल लॉस ऑफ एक्चुअल रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड, अनरियलाइज्ड रेंट। तो अभी म्यूनिसिपल टैक्स भी हटाना हाँ पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने हटा दिया वापस, डायरेक्ट अब एनुअल वैल्यू आएगी। म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स अभी माइनस होता है जब पेड बाई ओनर हो। म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया 25,000 हुआ है? सर। 25,000। 25,000, जितना ओनर पे किया वही माइनस करना। अब डायरेक्ट एनुअल वैल्यू, क्योंकि ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले आ गया 6 लाख, उसमें से ये माइनस कर देंगे तीनों, अब एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका 1 लाख, तो 4,25,000 आएगा। 4,25,000 बिल्कुल। इसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू। मकान की टैक्सेबल वैल्यू तो अपन अभी निकाले नहीं, तो इसमें
एनुअल वैल्यू में कुछ डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शन माइनस कर दो ना तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाता है। पर अभी अपने को क्वेश्चन में केवल एनुअल वैल्यू ही पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, इसमें केवल एनुअल वैल्यू ही पूछा था, डिडक्शन अभी आपको बताया भी नहीं हम, अभी केवल एनुअल वैल्यू वाले क्वेश्चन देख रहे हैं अभी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है इसके बाद, तो इसके आगे का रूल्स रेगुलेशन पढ़ने पड़ेंगे अपने को। तो ये आगे का यहाँ से, यदि आप मकान किराए में देते हो तो कुछ डिडक्शन मिलेगी। अब इसको रीड करते हैं। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ फुली लेट आउट हाउस, मात्र 2 डिडक्शन मिलती है, केवल 2। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन और दूसरी है इंटरेस्ट ऑन लोन। केवल 2 डिडक्शन मिलता है बस, तीसरा कोई डिडक्शन एनुअल वैल्यू से माइनस नहीं होगा, केवल 2 डिडक्शन। पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपने मकान किराए में दिया है, यदि आपने मकान किराए में दिया तो ये डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A के अंदर, यदि कोई मकान किराए में देगा तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, ये देखिए, दिस डिडक्शन इज अलाउड 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू के 30% के बराबर। आप लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, एनुअल वैल्यू, उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो तो आपका मकान का इनकम आ जाएगा। यदि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो, यदि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, जैसा अभी देखो, अभी अपन ये 4,25,000 निकाले थे, 4,25,000 का यदि मैं 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकाल के माइनस कर दूं तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ जाएगा। यदि इस मकान के लिए कोई इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है तो वही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन एनुअल वैल्यू का कैलकुलेट होगा, एनुअल वैल्यू का 30%, उसको माइनस कर दो तो मकान की इनकम आ जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कंपलसरी है, आपने मकान किराए में दिया है तो आपको ये डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। एक मिनट पानी पिया, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन सेक्शन 24B। अब ये तो डिडक्शन तभी मिलेगी ना जब आपने मकान बनाने के लिए लोन लिया होगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका डिडक्शन। यदि आपने मकान बनाने के लिए लोन ही नहीं लिया तो डिडक्शन थोड़ी मिलेगा। ये वाला लोन लिए तो भी तो इंटरेस्ट बनेगा तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा। ये इस चैप्टर में ये इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मेन कैलकुलेशन है, कई लोग इसी में ज्यादा गड़बड़ करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। इफ लोन हैज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, परचेज, repairs of house, then whole amount of interest on such loan will be deductible। तो ये बोल रहा है कि यदि हमने मकान बनाने के लिए या खरीदने के लिए या पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन के लिए या रिपेयर्स वगैरह के लिए लोन लिए हैं तो ये डिडक्शन मिलेगा, पूरा का पूरा जितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे करोगे पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, होल अमाउंट।
और आगे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। मतलब क्वेश्चन में यदि आपको बोल देगा कि इंटरेस्ट पे करना बाकी है, क्वेश्चन में बोल देगा कि इंटरेस्ट पे करना बाकी है, तो भी आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा। लिखा है ना कि डिडक्शन विल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। ड्यू मतलब कि आपने पे नहीं किया है, बस देना बाकी है, ड्यू हो चुका है, तो ड्यू होते ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा, भले आपने पे किया हो या मत पे किया। तो इसका डिडक्शन जो है, इंटरेस्ट आपका बन चुका है, देना बाकी है, तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, भले पे किया हो या मत पे किया हो। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स में क्या बताए थे आपको कि म्युनिसिपल टैक्स पे करने पर ही डिडक्शन मिलती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू होते ही डिडक्शन मिल जाता है, चाहे आपने पे किया हो या मत पे किया हो। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आगे, इफ लोन हैज टेकन बिफोर कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ हाउस, then interest of before construction period will be allowed in 5 equal installment। और पहली इंस्टॉलमेंट कब मिलेगी, commencing from the previous year in which the house was constructed। पहला इंस्टॉलमेंट उस साल से मिलेगा जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि यदि आपने लोन मकान कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के पहले ले लिया, यानी कि कंस्ट्रक्शन पीरियड में ही आपने लोन ले लिया मकान बनाने के लिए, तब उसका डिडक्शन कैसे करोगे? जब तक कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं होगा, मकान किराए में नहीं दोगे, तब तक उसका डिडक्शन कैसे मिलेगा? तो कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमने जो इंटरेस्ट पे किया है उसका डिडक्शन कैसे करेंगे? तो उसका डिडक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 साल लग गया और 3 साल में आपने हर साल 33,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया। मकान को बनाने में 3 साल लग गया और 3 साल में आपने हर साल 33,000 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो कंस्ट्रक्शन पीरियड में कितना इंटरेस्ट पे किया आपने, बताइए? 90,000। तो ये 90,000 पूरा का पूरा एक साथ आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये 5 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। तो कितना आ जाएगा 90,000 का 1/5 कितना हो जाएगा? 14,000 से 18,000 तो ये 18,000 रुपए का इसको ये डिडक्शन मिल जाएगा कंस्ट्रक्शन पीरियड के इंटरेस्ट का। और अभी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 20-21, अब मान लो 20-21 में भी उसने इंटरेस्ट पे किया 30,000, प्रीवियस ईयर 20-21, तो उसका भी वो तो पूरा का पूरा मिलेगा। तो दोनों मिला के इसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा 48,000। कंस्ट्रक्शन पीरियड का जितना इंटरेस्ट है उसका 1/5 और प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट जितना पे किए, मान लो 30,000 पे किए तो पूरा 30,000, दोनों मिला के इतना मिल जाएगा इसको। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए पढ़िए, डिडक्टिबल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का कितना अमाउंट डिडक्टिबल होगा। तो ये देखिए, होल इंटरेस्ट ऑफ करंट प्रीवियस ईयर में हमने 30,000 रुपए जैसे इंटरेस्ट दिया तो वो पूरा का पूरा आ जाएगा। और फिर 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बिफोर कंस्ट्रक्शन पीरियड,
कि कंस्ट्रक्शन पीरियड में जितना हमने पे किया है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जितना हमने इंटरेस्ट पे किया उसका 1/3, फिर दोनों मिला के माइनस कर देते हैं, किसमें से, एनुअल वैल्यू में से। फिर इसमें कुछ नोट भी दिए हुए हैं, देखो क्या नोट दिया हुआ है, देखिए। तो अब इसमें देखिए ये नोट्स क्या क्या दिया हुआ है। पहला नोट लिखा है, इफ लोन इज यूज्ड फॉर अनदर पर्पस देन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। मतलब लोन का यूज किसी और पर्पस से कर लिए तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन आपने मकान के लिए यूज नहीं किया, किसी और पर्पस के लिए यूज कर दिया तो यूज दूसरे पर्पस से करने पे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर क्या लिखा है, इफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन मेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, यदि इंडिया के बाहर यदि हमने किसी दोस्त से लोन लिया है और इंडिया के बाहर उसको इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया है तो उसमें जरूरी है कि टीडीएस काट के पेमेंट करें। देन इट इज नेसेसरी टू डिडक्ट इनकम टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट एट सोर्स और एजेंट ऑफ मनी लेंडर इज इन इंडिया, या तो उस व्यक्ति का कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होना चाहिए जिसको हमने इंटरेस्ट पे किया इंडिया के बाहर, या फिर उस पर आप टीडीएस काट के पे करो तभी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। फिर इफ एनी न्यू लोन हैज बीन ऑब्टेन्ड फॉर पेइंग द ओल्ड लोन, पुराने लोन को पे करने के लिए नया लोन लिया तो नए वाले लोन का भी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। द इंटरेस्ट ऑन न्यू लोन विल आल्सो बी डिडक्टेड, तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन थोड़ा सा बड़ा है और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं आपको अब कल बताऊंगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और कई लोग बहुत दिन से नहीं आ रहे थे तो अब प्रॉब्लम खत्म हो गई। राजमणि जी आपकी, राजमणि जी यस तो रोज सर। आएंगे ना? हाँ सर, अटेंड करूंगा सर। ओके, पिछले वीडियो देख लेना। जी सर जी।